सो कंटिन्यू करते हैं अपना एंड टुडे वी स्टार्ट फॉर द डेवऑप्स। डेवऑप्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स के कहने पे कुछ चीज़ें हमने और भी करी हैं। लाइक डेवऑप्स क्या है? द डेवऑप्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। ये जो ट्रेनिंग है आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगी पूरी की पूरी। एंड सेकंड, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी टूल्स। कलेक्शन ऑफ मैनी टूल्स। इसके अंदर काफी सारे टूल्स आपके यूज होने वाले हैं। ईच एंड एवरी टूल्स का अपना एक डेडिकेटेड फंक्शन है यहाँ पर। लाइक अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टूल्स की, सो लाइक समबडी गिव यू द प्रोजेक्ट्स। आपको कोई एक प्रोजेक्ट करता है लाइक अ क्रिएट, यानी कि डिप्लॉय वेबसाइट्स या डिप्लॉय एप्लीकेशंस। तो आपको डिप्लॉय करनी है एप्लीकेशंस। सो अगर आपको अब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, सो डिप्लॉय एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स की हम बात करते हैं। सो गाइस, आपको पता है कि एप्लीकेशंस जब भी हमारी डिप्लॉय होती है तो वो पर्टिकुलर डेडिकेटेडली डिप्लॉय होती है सर्वर्स पे। द एप्लीकेशन डिप्लॉय ना सर्वर। अब अगर हम इन सर्वर्स की बात करते हैं, जब भी सर्वर्स की बात आती है तो सर्वर्स का जो पैरामीटर्स होता है ना, उसको हम कॉल करते हैं आईएएस लेयर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यानी कि जब भी हमें सर्वर से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड बात करी जाती है, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी टास्क आता है हमारा, तो वो हमारा आईएएस लेयर्स के अंदर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर। अब सर्वर्स की बात करते हैं। तो सर्वर्स पे सबसे पहले हमारे पास आती है लेयर्स। वो लेयर्स आती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कि व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर यू कैन इंस्टॉल द ओएस। यानी कि आपके पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर्स पे आपके पास एक ओएस की लेयर आएगी। दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। नाउ कि अब सभी को पता होता है कि व्हेन यू डिप्लॉय द एनी एप्लीकेशन यू कैन यूज इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक कि दिस इज बेस्ड ऑन लिनक्स। क्या आप इसके अंदर लिनक्स यूज करना चाहते हैं या विंडोज या मैक ओएस? तो नाउ कि सभी को पता होता है कि अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, यानी कि अगर आप कोई एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करते हैं, वट एवर जावा इंस्टॉल करते हो, पाइथन इंस्टॉल करते हैं, तो आपको सभी को पता होता है कि आपकी जो भी मशीन्स है उस मशीन पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस, क्लियर टिल नाउ? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे क्या निकल के आता है? पॉइंट निकल के आता है कि अगर हम सर्वर्स की बात करते हैं तो सर्वर्स में हमारे पास थ्री टाइप्स के आईएएस लेयर्स हैं जहां पर हम सर्वर्स क्रिएट करते हैं। नाउ अगर इन तीन टाइप्स के आईएएस लेयर्स की हम बात करते हैं जहां पर सर्वर्स पे काम होता है, तो वो तीन लेयर्स हैं आपकी। सबसे पहली लेयर्स है ऑन प्रिमाइस। सेकेंड नंबर पे आपका आता है वर्चुअलाइजेशन। एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है क्लाउड। यानी कि ऑन प्रिमाइस के अंदर से आप जो भी सर्वर्स बनाएंगे वो सर्वर्स आपके होते हैं फिजिकल्स। यानी कि उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीजें बाय करनी पड़ेंगी। सो नाउ ऑन प्रिमाइस के अंदर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सो दैट इज अ फिजिकल रिसोर्स लाइक योर लैपटॉप। जिस तरीके से आप अपने लैपटॉप को टच कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसी तरीके से ऑन प्रिमाइस के अंदर भी हमारे पास फिजिकल सोर्स हैं। यानी कि आप अपना एप्लीकेशन को फिजिकल सर्वर्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं। या सेकंड नंबर पे आपके पास आता है वर्चुअल मशीन्स, यानी कि वीएम्स। तो वर्चुअलाइजेशन आपको वीएम्स प्रोवाइड कराती है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स कराती है, बट ये प्राइवेट क्लाउड के अंदर हम यूज करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन का यूज हम ऑलवेज ऑन प्राइवेट क्लाउड के अंदर यूज होता है, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट क्लाउड। यानी कि हर कंपनी का अपना एक डेडिकेटेड क्लाउड है। लाइक इफ आई यूज की मुझे अगर करना है, से मेरा लैपटॉप है, दिस इज माई सिस्टम, तो ये मेरा फिजिकल मशीन है। अगर मुझे ये चीज क्लाउड पे करनी है तो आई एम यूजिंग द हाइपरवाइजर। एंड हाइपरवाइजर पे एन नंबर ऑफ मशीन्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। सो मैं जो भी वर्चुअल मशीन ऐड ऑन करूंगा मैं उस पर भी कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट एंड दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल मशीन कॉन्सेप्ट। बट एक और आपके पास है कि कंपनीज क्या करती हैं कि वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ऑन प्रीमाइस अगर हम क्रिएट करते हैं तो भी हमारी क्या होती है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो नाउ कि तीसरा ऑप्शन है कि कंपनी कहती है कि हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि हमें इंफ्रा बना हुआ
या हमें इंफ्रा रेंटेड दे रहे हैं, यानी कि हमें कोई भी किसी टाइप की कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। सो नाउ कि कंपनीज ने क्या यूज करा था, तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि क्लाउड, या आप क्लाउड पे अपने सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो तीसरा जो ऑप्शन आता है क्लाउड, और क्लाउड भी हमें वीएमसी प्रोवाइड कराता है, जिसको हम इंस्टेंसेस भी कॉल करते हैं या वर्चुअल मशीन भी कॉल करते हैं। उनको वीएम्स भी बोलते हैं। अगर आप अजूरे क्लाउड यूज कर रहे हैं सो यू कैन यूज द वीएम्स, और अगर आप एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं या जीसीपी यूज कर रहे हैं तो वहां पर इसी चीज का नाम होता है इंस्टेंसेस। ये तीन ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवऑप्स के टर्म्स में, तो डेवऑप्स के टर्म्स में हमें जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है वो हमें करनी होती है कंटेनर्स पे। तो जो डेवऑप्स की टर्म्स में हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट आता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डेवऑप्स बेस्ड, तो डेवऑप्स के बेस में हमें अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होती है कंटेनर्स पे। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन आता है ये आता है डेवऑप्स के लिए, यानी कि हम डेवऑप्स यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, अपनी जो भी डिप्लॉयमेंट करेंगे वो हम करेंगे किस पर, कंटेनर्स पे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज कॉल्ड अ कंटेनर्स, जिसको हम डॉकर कंटेनर्स बोलते हैं। एवरीवन, इज इट क्लियर? सो यहाँ पर आता है डेवऑप्स। तो ये जो आपका पैरामीटर्स है कि ये भी आपकी एक तरीके से आईएएस लेयर के अंदर आता है, बट इसको पीएएस विद आईएएस हम लोग कॉल करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कंटेनर। नाउ अब तीनों में फर्क क्या है? नाउ कि व्हेन यू डिप्लॉय एप्लीकेशंस इन फिजिकल सर्वर्स या वीएम्स या क्लाउड इंस्टेंसेस, यानी कि अगर आप ऑन प्रीमाइस या वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड कहीं पर कुछ भी चीज करते हैं, तो गाइस यहाँ पर आपको एक चीज मैंडेटरी होती है, और वो मैंडेटरी चीज है ओएस। यानी कि आपको हर इन सिस्टम्स पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लेयर एड ऑन करनी पड़ेगी। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि हर सिस्टम पे कौन सी लेयर आएगी, ओएस की लेयर्स आपकी इंक्लूड होगी, यानी कि प्लस ओएस। यानी कि आपने एक मशीन ली और उस मशीन को लेने के बाद नाउ कि आपने क्या करा, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करता हूं, कि मैं आपको पहले डिफरेंस बता रहा हूं वाई डेवऑप्स। अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है, सपोज करिए दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन जावा या पाइथन वॉट एवर, एंड इस एप्लीकेशन का जो साइज है कि व्हेन यू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम्स का सपोज करिए 1 GB रिसोर्स यूज करेगी, यानी कि 1 GB रैम, 1 GB स्टोरेज एंड 1% ऑफ सीपीयू। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी क्या करेगा, यानी कि ये क्या करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका जो सर्वर है, आपके सर्वर्स की 10% रिसोर्सेज को ही सिर्फ यूज करेगा। यानी कि अगर आप ये एप्लीकेशंस अपने पर्टिकुलर सर्वर्स पर एग्जीक्यूट करते हो, अगर आपने ये एप्लीकेशन पर्टिकुलर सर्वर्स पे करा, तो ये एप्लीकेशन की मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 10% यूटिलाइजेशन कर रहा है। यानी कि एक एप्लीकेशन को एक सर्वर पे रन करने में उसका जो यूज हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है 10% यूज हो रहा है। यानी कि अब आप बताइए कि इसके अलावा आप कोई और टास्क इस सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं 90% सर्वर की रिसोर्सेज क्या हैं, फ्री पड़ी हुई हैं। सो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस एवरीवन, ये हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? एक सर्वर है, उस पर हमने कोई एप्लीकेशन करी है, उस एप्लीकेशन से वो मेरे सर्वर का 10% रिसोर्स यूज कर रहा है, बाकी सारी के सारी रिसोर्सेज फ्री पड़ी हुई हैं। तो एक कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस है ना। नाउ कि जब से डेवऑप्स में कंटेनर आया है, तो कंटेनर कहता है कि इफ यू नीड, कि अगर आपकी एप्लीकेशन को 10% रिसोर्स चाहिए, सो नाउ यू कैन डिप्लॉय द एप्लीकेशन इन कंटेनर। यहां पर आपकी रिसोर्स सिर्फ 10% ही यूज होगी, और बाकी 90% रिसोर्सेज को आप अदर एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पे कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से चलेगा कि लाइक कि हम लोगों ने कोई भी एक सर्वर लिया, गॉट इट द पॉइंट। अब ये सर्वर चाहे मैं ऑन प्रीमाइस पे ले सकता हूँ, वर्चुअलाइजेशन पे लेता हूँ, क्लाउड पे भी ले सकता हूँ। नाउ इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको वी कैन कॉल द डॉकर इंजन। उस प्लेटफॉर्म को हम वी कैन कॉल द डॉकर इंजन। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ गाइस, सब प्रैक्टिकल्स होनी है हमारी आगे चल के। नथिंग इज थ्योरी। अगर आपको कोई थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहा है तो वो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नाउ डॉकर इंजन, तो हमने एक इंफ्रा लिया, और इंफ्रा पे हमने क्या करा, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया डॉकर इंजन। एंड विद द हेल्प ऑफ डॉकर इंजन अब मेरे को डिप्लॉय करनी है एप्लीकेशन। तो ये सर्वर अभी क्या दे रहा है, जिसपे डॉकर इंजन कर रहा है वो 100% दे रहा है।
नाउ आई एम डिप्लॉय द कंटेनर, कि मुझे कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, सो मेरी एक एप्लीकेशन 10% ले रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट अ कंटेनर। अब मैंने यहाँ पे अगर 4 कंटेनर्स बना दिए, तो अब इन 4 कंटेनर्स के अंदर जितनी रैम सीपीयू है उसके हिसाब से ये हमारा यूटिलाइजेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि 10% है, तो यहाँ पर मैंने सपोज किया आई एम जस्ट एग्जीक्यूट इन जावा एप्लीकेशन। एक कंटेनर पे मैंने जावा को रन कर दिया, एक कंटेनर पे पर्टिकुलर आई एम डिप्लॉय इन एसक्यूएल, एक पर्टिकुलर कंटेनर पे लाइक आई एम डिप्लॉय इन लाइक रिलेटेड टू द पाइथन, एक पे लाइक आई एम जस्ट डिप्लॉय विद द लाइक फ्रंट एंड या वट एवर जो भी है। तो नाउ कि अब यहाँ पर क्या है कि डेडिकेटेड एप्लीकेशन एक एक सिंगल पे, यानी कि हमने क्या करा, अपनी मिल हमारी क्या माइक्रो सर्विसेज होती हैं। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो माइक्रो सर्विसेज होते हैं, तो हम उसको अलग अलग कंटेनर्स पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जावा एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ पे 10% ले रही है, सो रिमेनिंग 90% रिसोर्सेज को मैं अलग कंटेनर्स में डाल के यूज कर सकता हूं। तो एक तरीके से क्या करें, हम अपने सर्वर्स का जो 90% फ्री प्रोसेस पड़ा हुआ है, उस पूरे के पूरे फ्री प्रोसेस को भी यूज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर कंटेनर। इज इट क्लियर एवरीवन? बिकॉज अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि व्हेन यू क्रिएट अ डॉकर कंटेनर, जब भी आप डॉकर कंटेनर करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नीड नहीं है। तो व्हेन यू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम, नो नीड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रिक्वायर्ड ओनली ओएस डिपेंडेंसीज। तो यहां पे सिर्फ आपको ओएस की डिपेंडेंसी चाहिए, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका कोड, प्लस उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जितना ओएस रिक्वायर्ड है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सिर्फ डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है। यानी कि इंटायर आपको कोई 10 GB और 15 GB और 30 GB का ओएस डालने की नीड यहां पर नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको उतना ही ओएस यूज करना है जितना ओएस आपको नीड है। So all operating system service providers, the all OS ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, मैक बनाता है, ठीक है, लाइनेक्स के जितने भी वेंडर्स हैं, उबंटू सेंटोस वो सब भी बनाते हैं। तो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइडर्स प्रोवाइड डॉकर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं वो सभी डॉकर ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी डॉकर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मतलब है कि उन्होंने एक आपको ऐसा स्मार्ट ओएस बना के दे दिया है जिसको हम यूज करते हैं कर्नल पे, कि उसने बोला है कि आपके पास मैं सिर्फ ओएस दे रहा हूं, और उस पर्टिकुलर ओएस का साइज हम लोगों ने रख दिया है 80 MB, यस 100 MB। अब वो कहते हैं कि अब आपको जो चीजें चाहिए आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, आज मैं कहता हूं आज आप अपना मोबाइल फोन लेके आते हैं, तो उस मोबाइल फोन के अंदर ऑलरेडी आपके मोबाइल फोन के अंदर 50 to 60 एप्स एड ऑन होके आती है। बट जिसमें से आप 10 या 20 एप्स का ही यूज करते हैं, बाकी रिमेनिंग 40 50 एप्स आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बट कहना कि अननेसेसरी वो आपकी रैम को यूज कर रही है, सीपीयू को यूज कर रही है, स्टोरेज को यूज कर रही है, ठीक है। एंड हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसी एप्स हो जो आपके डेटा को क्लोन कर रही है, ठीक है। सो अब कंपनीज ने बोला है कि नहीं, हमें तो ये चीजें नहीं चाहिए, जो चीज हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, सो उन चीजों का हम क्या यूज करें। तो इसीलिए क्या है कि लाइक आई एम जस्ट कि मैं आपको पेंट पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको पेंट पे पढ़ा रहा हूँ। अब पेंट पे पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये एज आ रहा है, एक्सबॉक्स आ रहा है, क्लॉक आ रहा है, नोटपैड है, मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं है। तो वाई आई एम पे, मैं इन एप्लीकेशंस का क्यों पे करूं जो मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्योंकि दिस इज द इनबिल्ट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने या लिनक्स ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने काफी सारे फीचर्स ओएस के अंदर ऐड ऑन करके दे दिए, बट मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है ना। अब जावा एप्लीकेशन को रन करना है तो मुझे क्या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर चाहिए, आउटलुक की क्या जरूरत है, ऑफिस 365 की क्या जरूरत है, क्लॉक की क्या जरूरत है, नोटपैड की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कि ये सारे रिसोर्सेज, तो जब भी आप कंटेनर पे जाएंगे तो आपकी एक्स वाई जेड सारी की सारी चीजों को रिमूव कर दिया गया है। रिमूव होने की वजह से क्या हुआ है कि आपके जो ओएस का साइज है वो रिड्यूस हो गया है। अब कंपनी कहते हैं कि यू नीड कि आपको अपनी एप्लीकेशन चलाने के लिए जो जो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है, आप वो डिपेंडेंसीज अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी इमेज के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर टिल नाउ? तो इसी रीजन से कंपनीज कहां पे मूव हो रही हैं, आपके डेवॉप्स पे मूव हो रही हैं, कि वहां पर आपका कंटेनर्स पर
चीजों को डिप्लॉय कर सके, रेदर देन फिजिकल सर्वर, रेदर देन प्राइवेट क्लाउड यानी कि वर्चुअल मशीन, और रेदर देन क्लाउड वीएम्स। तो अब कंपनी क्या कहती है, अब कंपनी कहती है हम अपना भी ले सकते हैं, या आजकल कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्लाउड से वीएम ले रही है और वहीं पर ही एप्लीकेशन है। तो कंपनी की कहीं ना कहीं फिजिकल कॉस्ट एकदम से क्या हो गई है, जीरो हो गई है, कि कंपनी को कुछ भी फिजिकल कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि हमने सर्वर लिया, सर्वर पे भी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल लेयर चला रहे हैं कंटेनर्स की। दैट इज अ कंटेनराइजेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस टिल नाउ इज इट क्लियर? नाउ रितिका, इज इट क्लियर? संजना, रितिका, राघव? नाउ अब द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैरामीटर्स क्या आता है? अब यहाँ पे आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स के अंदर से अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ टूल्स की बात। कुछ टूल्स की अगर हम यहाँ पे एड ऑन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेपोजिटरी है, यानी कि एक स्टैंडर्ड स्टोरेज मैं कॉल करता हूँ। इस पर्टिकुलर स्टोरेज को कॉल करा गया है गिटहब, यानी कि आई एम जस्ट कम टू हेयर। हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक लेयर आती है इस लुक लाइक का यूजर्स। सो हमारे पास कोई भी एक्स वाई जेड यूजर है, यूजर इज लुक लाइक का डेवलपर्स। अब डेवलपर्स का क्या काम है, द डेवलपर का काम है इज राइट अ कोड, राइट कोड। अब जब डेवलपर कोड राइट करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन का कोड ऐड करेगा, प्लस इट्स राइट द ओएस डिपेंडेंसीज कोड। वो सारी की सारी चीजें कि लाइक हमें आरपीएम पैकेट चाहिए या हमें जेडीके चाहिए, वट एवर जो भी हमारी एप्लीकेशन है वो किस पर्टिकुलर नोड जीएस पे चल रही है, तो वो सारी की सारी चीजें पड़ेगा। और पर्टिकुलर वो एप्लीकेशन लिनक्स बेस्ड है, विंडोज बेस्ड है, मैक बेस्ड है, तो वो सारा का सारा कोड दिखेगा। उसके बाद डेवलपर का क्या काम है, डेवलपर का काम है कि इट्स ऐड कोड। जब डेवलपर राइट है कोड, जब डेवलपर अपना कोड को नोट डाउन कर लेगा, तो डेवलपर्स के बाद सेकंड लेयर हमारे पास आती है ऐड अ कोड, ऐड या पुश, पुश कोड। तो सेकंड लेयर जो हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, वो हमारे पास होती है पुश कोड की। अब डेवलपर्स कोड कहाँ पे रखे हैं, क्योंकि अगर डेवलपर ने अपने पास ही कोड रखा, तो हमारा कोड जब तक हमारे सेंट्रलाइज लोकेशन पे नहीं जाएगा, तो मेरी जो अनोदर टीम है, जो बिल्ड टीम है, वो बिल्ड करना स्टार्ट ही नहीं करेगी। सो नाउ द सेकेंड लेयर इज कमिंग फॉर द स्टोरेज, यानी कि कोड सेव कहाँ पर होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड पैरामीटर्स आता है वो हमारे पास आता है रेपोजिटरीज का। तो सेकेंड कम्स इन अ रेपोजिटरी। सो वो हमारे रेपोजिटरी के अंदर एड ऑन होता है। जस्ट मिनट गाइस। हेलो। हाँ जी, हो गया। मैंने लिंक भेजा, मैंने लिंक भेजा है, आप उसी लिंक से करिए ज्वाइन दोबारा, ठीक है, ग्रुप में। ओके। हाँ हाँ, आप करिए करिए। ओके। नाउ कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर्स आपके पास आ रहा है, वो पैरामीटर्स आ रहा है, एक मिनट में ही लगा लेता हूँ, कॉल भी आता है। नाउ अब सेकंड पैरामीटर आता है कि द डेवलपर पुश द कोड। अब डेवलपर का क्या काम है, डेवलपर क्या करेगा, कोड को पुश करेगा। तो जो भी हमारी जो है कुछ रैपोस बनाई गई है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रैपो बनाई गई है जिसको हम कॉल करते हैं गेट हब। तो डेवलपर को बोला गया है कि नाउ यू कैन जस्ट पुश द कोड इन अ गेट हब। तो गिट हब क्या है गाइस, गिट हब इज अ वन काइंड ऑफ स्टोरेज। गिट हब हमारा एक तरीके का स्टोरेज है। लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर, तो दिस इज कॉल्ड अ गिट हब। आई एम जस्ट क्लिक ऑन माई गिट हब अकाउंट। तो ये एक वन काइंड ऑफ स्टोरेज है, यानी कि एक लार्ज स्टोरेज। लाइक अगर मैं बात हूँ आपकी एक लैपटॉप की हार्ड ड्राइव्स, अब आप जब डेटा रखते हैं तो आप क्या करते हैं, उस हार्ड ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं। एंड फोल्डर्स बनाने के बाद नाउ यू कैन क्रिएट अ फाइल एंड डायरेक्टरी, यानी कि जो भी चीजें आप उस डेडिकेटेड फोल्डर्स के अंदर रखते हैं। तो सेम एज यहाँ पर क्या गया है कि एक लार्ज स्टोरेज है, उस पर्टिकुलर लार्ज स्टोरेज के अंदर वी कैन क्रिएट अ रेपोजिटरीज। इस रैप या इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी रेपोस क्रिएट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो नाउ कि जब भी आप गिटहब पे जाएंगे, तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जावा बेस्ड प्रोजेक्ट है, पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है, सो नाउ यू कैन क्रिएट अ रैपो। तो आपको यहाँ पे अपनी रैपो क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइक अ क्रिएट रैपो।
क्रिएट रेपो। अब रेपो की अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास देर दो टाइप्स की रेपोजिटरीज होती है। एक आपके पास यहाँ पर पब्लिक रेपोजिटरी होगी और एक प्राइवेट रेपोजिटरीज होगी। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं जा रहा, जब मैं आगे गेट स्टार्ट करूंगा तब वो सारी। अब डेवलपर ने सपोज करें यहाँ पे कोई भी कोड लिखा, और नाउ वी कैन पुश द कोड इन अ पर्टिकुलर रेपोजिटरी। मैं उस कोड को पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो गैस कोड आपके पास कहाँ पर पहुंच गया, रेपोजिटरी के अंदर। अब रेपोजिटरी के अंदर गया तो सपोज करिए कि प्रोजेक्ट है लाइक डिप्लॉय एप्लीकेशन एप्लीकेशन इन DOCKER डॉकर कंटेनर। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिप्लॉय करनी है एप्लीकेशन इन डॉकर कंटेनर्स पे, हमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। अब हम क्या करें, हमें सर्वर्स पे नहीं करनी। अगर मैं कहता डिप्लॉय एप्लीकेशन इन ऑन प्रेमाइज सर्वर, या डिप्लॉय एप्लीकेशन इन वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स, या डिप्लॉय एप्लीकेशन इन क्लाउड सर्वर्स, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं डिप्लॉय एप्लीकेशन इन अ डॉकर कंटेनर, या वी कैन डिप्लॉय एप्लीकेशन इन अ कंटेनर। तो हम कंटेनर्स की बात कर रहे हैं। सो कंटेनर्स भी आपके मल्टीपल लोकेशंस पर होते हैं, ये हम आगे चलेंगे वन बाय वन। तो लाइक अब आपके पास है कि डिप्लॉय एप्लीकेशन इन कंटेनर्स। नाउ कि अब कंटेनर्स पे जब हमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो गाइस कंटेनर्स के लिए हमारे पास सबसे पहले नीड है डॉकर इमेज, एंड कंटेनर्स के लिए हमें नीड होता है प्लेटफॉर्म, कि कंटेनर्स एक्चुअली में बनेंगे क्या। सो हमारे पास क्लाउड के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स है जहां पर हम कंटेनर्स बनाते हैं। सो अगर हम AWS की बात करते हैं, तो हमारे पास है डेवऑप्स विद दो प्लेटफॉर्म्स है। एक हमारे पास डेवऑप्स है कंप्यूट, और दूसरा है हमारे पास डेवऑप्स कंप्यूट लेस। तो कंप्यूट और कंप्यूट लेस डेवऑप्स के अंदर क्या फर्क है कि एक कंप्यूट डेवऑप्स का मतलब है कि इट्स यूज अ डेडिकेटेड सर्वर्स, और उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर्स पे आप क्या करेंगे, यू कैन डिप्लॉय द एप्लीकेशन, यानी कि कंटेनर्स अपने बनेंगे। तीसरा है दूसरा है आपके पास कि आप डेडिकेटेड AWS डेवऑप्स की बात कर रहे हैं, या अजूरे डेवऑप्स की बात कर रहे हैं, या हम उन डेवऑप्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टू पैरामीटर्स आते हैं कि या तो आप क्या करिए, अगर आपको कंटेनर्स बनाने भी हैं, तो आपके पास कंटेनर्स बनाने के लिए दो प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से कोई भी प्लेटफॉर्म कंपनी यूज कर सकती है। पहला जो प्लेटफॉर्म्स है वो AWS का मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने किसी भी बैच में बताया नहीं था। AWS का प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपका कंप्यूट लेस में, जिसको हम बोलते हैं ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। यानी कि डेडिकेटेड मैं क्लाउड पर ही अपने कंटेनर्स बनाना चाहता हूं, किसी डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन के ऊपर नहीं। यह दूसरा है हमारे पास डॉकर इंजन, एंड दूसरा हमारे पास है डॉकर इंजन। या हम डॉकर इंजन, यानी कि डॉकर इंजन का मतलब है कि आप एक सर्वर्स बनाओगे और उस पर आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे, देन आप क्या करोगे, अपना कंटेनर बनाएंगे। या आपका एक डेडिकेटेड क्या है कि आपकी AWS की ही सर्विस है ECS। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द क्लाउड पोर्टल फर्स्ट, क्योंकि दिस टुडे इज इंट्रोडक्शन क्लास गाइस। सो मैं आपको सारी चीजें बता रहे हैं, फिर वन बाय वन हम एक एक टूल्स को लेके चलेंगे कल से। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द क्लाउड पोर्टल फर्स्ट। गिव मी अ मिनट। अगर किसी का कहीं भी कोई भी डाउट है तो गाइस वो पूछ सकता है। अब कहाँ गई? सो 046। so like I'm just login with here। so जिस तरीके से आपके पास EC2 रूट 53, इसी तरीके से यहाँ पर एक और सर्विस आती है ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज। गॉट इट। सो इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज के अंदर हम जाके कंटेनर्स बना सकते हैं। सो यहाँ पर कोई हमें किसी डेडिकेटेड सर्वर की नीड नहीं है। सो Amazon इलास्टिक कंटेनर सर्विस इज अ हाईली स्केलेबल एंड फास्ट कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस दैट मेक्स इट इजी टू रन, स्टॉप एंड मैनेज द कंटेनर ऑन अ क्लस्टर्स। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप अपना एक डेडिकेटेड डायरेक्टली क्लस्टर बना सकते हैं। तो इस केस में आपको किसी डेडिकेटेड सर्वर की नीड नहीं है। लेकिन व्हेन यू यूज द डॉकर इंजन,
अगर आप डॉकर इंजन यूज करते हैं, तो डॉकर इंजन के लिए वी नीड कि सबसे पहले हम एक सर्वर लेंगे। नाउ क्या हम ऑन प्रेमाइज सर्वर्स भी ले सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स भी ले सकते हैं, एंड क्लाउड सर्वर्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ कि यू नीड कि अब आपके पास है कि या तो आप डेडिकेटेड सर्वर्स पे एग्जीक्यूट कर लीजिए या आप इसके लिए, लेकिन इससे पहले कि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नीड होती है ना, इसी तरीके से हमें यहाँ पे डॉकर इमेजेस भी चाहिए। डॉकर इमेजेस के लिए भी यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। नाउ डॉकर इमेजेस के लिए भी आपके पास यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि डेवलपर राइट अ कोड। अब उस कोड से हमें क्या बनानी है, इमेज क्रिएट करनी है। सो यहाँ पर भी आपके पास टू पैरामीटर्स हैं कि आप अपनी इमेजेस का कहाँ पर किस तरीके से करेंगे। सो या तो आप अपनी इमेजेस को सेव कर सकते हैं ईसीआर के अंदर, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, या अनदर ऑप्शन आपके पास है डॉकर हब। तो ये दो और पैरामीटर्स आपके पास निकल के आते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर वन कि या तो आप अपना ईसीआर इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर आप अपनी इमेज सेव कर सकते हैं, या यू कैन जस्ट इन डीओसी के या डॉकर हब। सो डॉकर हब का नाम मोस्टली सब लोगों ने सुन रखा होगा। ईसीआर पे काम करा है कभी किसी ने? रितिका, ईसीआर का नाम सुना है या डॉकर हब? अंजलि, आई एम ऑडिबल एवरीवन? गाइस आई एम ऑडिबल? क्या हुआ यार? एक मिनट गाइस, एक मिनट, आप लोगों की वॉइस ही गायब हो गई। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं इसको हेडफोन पे डाल लेता हूँ। आई एम ऑडिबल? Yes, yes, कौन? sir. नाम सुना है सर इनका, ओके। and have to work on chance to work on these. कौन ले गया? उनसे लेके आ। तो गैस यहाँ पर आपके दो पैरामीटर है, ईसीआर एंड डॉकर हब। तो गैस एक देखिए, जब भी डेवलपर होगा, तो डेवलपर ने जो कोड लिखा है ना, तो वहां पे जो कोड है, तो इसी कोड के थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। व्हेन यू क्रिएट इमेज, तो आप इनके अंदर क्या करते हो, सेव करते हो डॉकर इमेजेस। तो जब यहाँ पे आपकी डॉकर इमेजेस सेव होंगे, तो डॉकर इमेजेस को सेव करने के बाद आपको करना क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सा है कि आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि ईसीआर क्या है। तो ईसीआर आपकी इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री है, जहां पर हम डॉकर कंटेनर्स की इमेजेस को सेव करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां से कंटेनर जब क्रिएट करना है, सो लाइक कि द इट्स पुल द इमेज। यानी कि अगर मुझे डॉकर इंजन पे करना है, तो हम डॉकर हब से क्या करेंगे, इमेज को पुल करेंगे और यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करेंगे। और अगर हमें अपना कंटेनर एग्जीक्यूट करना है ईसीआर पे, तो हम अपनी इमेज का यूटिलाइज करेंगे, लाइक यहाँ से लेके यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो अगर आप AWS डेवऑप्स यूज करते हैं, तो वहां पे आपको ईसीआर और ईसीएस की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप कंप्यूट लेस वाला यानी कंप्यूट करते हैं, तो वहां पे डॉकर हब और डॉकर इंजन का कॉम्बिनेशन चलता है। इज इट क्लियर एवरीवन? So Docker Hub and Docker Engine and ECR and ECS। ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो ECR से भी Docker Engine पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और आप Docker Hub से भी ECS पर भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बट ECR इज अ मोर सिक्योर एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ईसीआर क्या है, काफी ज्यादा सिक्योर भी है और मोर सिक्योर भी है, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज है क्लाउड का। सो इसलिए कंपनीज क्या करती है कि कुछ कंपनीज डॉकर हब और डॉकर इंजन पे वर्क करती हैं, तो कुछ कंपनी आपकी ईसीआर और ईसीएस पे। बट ये जो डेवऑप्स का बैच मैं ले रहा हूँ, 2026 का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, इसके अंदर मैं ये दोनों चीज ही कराऊंगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने स्पेशली मेरे को बोला है कि सर कुछ भी ऐड ऑन करके आप हमें ये चीजें भी इसमें ऐड ऑन कर दें। तो इस बार मैं आपको ये दोनों डेवऑप्स को मर्ज करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब पूरा का पूरा Yes, yes. यहाँ पे दो टाइप्स के प्रोसेस हमारे होते हैं। एक होता है ऑटोमेशंस। अगर हम यहाँ पर ऑटोमेशंस को ऐड करना चाहते हैं, सो नाउ वी कैन यूज CI/CD पाइपलाइंस। ये अगर आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू करना चाहते हैं, सो नाउ वी कैन ऐड द टेराफॉर्म। एंड कंटेनर्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो वी कैन मैनेज थ्रू द अनसिबल। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आएंगे। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड। अगेन मैं क्लाउड के पोर्टल पे मूव होता हूँ। तो ये था हमारा इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इसी के साथ हमारे पास आता है ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। So the full managed Docker container registry shared and deploy the container software. So now I'm just right click and then open.
तो दूसरी जो सर्विस है वो हमारी ईसीआर की सर्विसेज है यहाँ पर। नाउ सो इट्स शेयर एंड डिप्लॉय द कंटेनर सॉफ्टवेयर पब्लिकली और प्राइवेटली। सो ऐसा नहीं है कि आप विद इन अ क्लाउड भी एक्सेस कर सकते हैं और विद इन अ क्लाउड, आउट ऑफ क्लाउड भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज अनदर सर्विस ऑफ ईसीआर। और वहीं पर ही अगर हम डॉकर हब की बात करते हैं, सो नाउ हियर इज इन गिटहब इज अवेलेबल इन डॉकर हब नाउ। तो नाउ नाउ सो दूसरा हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है डॉकर हब। तो या आप गाइज यहाँ पर डॉकर हब पर भी एग्जीक्यूशन अपना कर सकते हैं। सो अपनी चीजों को आप डॉकर हब से, डॉकर हब पे भी आपका अकाउंट होना चाहिए। सो यानी कि ईसीआर पे आपका कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो एडब्ल्यूएस के इनबिल्ड है। उसके लिए आपको एडब्ल्यूएस क्लाउड आना चाहिए, उसमें एडब्ल्यूएस क्लाउड की ही सर्विस है वो। सो बट डॉकर हब के लिए आपको डेडिकेटेड डॉकर हब का अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन टिल नाउ? So these are the two types of service, ECR और ECS और ECR एड ऑन करा है, डॉकर एंड डॉकर अप करा है। नाउ बट इन सारी चीजों से पहले, सबसे पहले आपको वर्कआउट करना पड़ेगा गिटहब पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो भी सोर्स कोड है वो आपके गिटहब पे रहेगा। क्योंकि सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कोड से होता है। सो अब गिटहब का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सो गिटहब के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा, ये ईसीएस और ईसीआर समझने से पहले, डॉकर कंटेनर सारी चीजें समझने से पहले, आपको सबसे पहले अपना गिट हब और गिट समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको एक बार गिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ईसीआर और ईसीएस पर इजीली काम कर सकते हैं, यानी कि 30 to 40% आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। नाउ कि अब आता है गिट, कि गिट एक्चुअली में है क्या है, व्हाट इज गिट एंड गिट हब। तो गाइज एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, गेट एंड गेट हब दोनों चीजें अलग हैं, इट्स नॉट अ सेम। यानी कि गेट और गेट हब का मतलब क्या है, कि गेट हब के अंदर आपका जो कोड है वो सेव होता है। तो डेवलपर सेव द कोड इन अ गेट हब रेपोजिटरी। ये हमारी एक रेपोजिटरीज है, यानी कि एक हमारा स्टोरेज है। हमने अपना गिट हब पे अकाउंट बनाया, तो जैसे माई गिट हब अकाउंट, लॉग इन विद द गिट हब अकाउंट अकाउंट। तो नाउ कि अगर आपको गिटहब अकाउंट पे लॉगिन करना है तो सिंपल सा है, आपको करना क्या है, नाउ आई एम जस्ट कम टू इनकॉग्निटो विंडो। नाउ यू कैन टाइप द github.com। github.com जाएंगे, नाउ साइन अप आप कर सकते हैं, या आप साइन इन पे अपने अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट लॉग इन विद, गिव द आईडी एंड पासवर्ड एंड देन साइन इन। आई एम जस्ट लॉग इन विद गिटहब अकाउंट एंड क्रिएट अ रेपोजिटरी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ रेपोजिटरीज। तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना गाइस, नाउ देन यू कैन क्रिएट अ रेपोजिटरी। तो लाइक कि मैं यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक मैं आई एम जस्ट गिव द नेम ऑफ रेपोजिटरी इन PROJECT प्रोजेक्ट 2026। सो प्रोजेक्ट 2026 के नाम से आई एम जस्ट क्रिएट अ रेपोजिटरीज। एंड नाउ देयर द टू टाइप्स ऑफ रेपोजिटरीज होते हैं, एक इज प्राइवेट। तो प्राइवेट का मतलब है कि ओनली डेडिकेटेड पर्सन व्यू एंड एग्जीक्यूट द टास्क, यानी कि जो भी इसके अंदर कोड्स हैं, वट जो भी आपको काम करना है वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट के लिए यू नीड अ क्रेडेंशियल्स। एंड दूसरा है पब्लिक। सो इफ यू कैन जस्ट क्रिएट अ पब्लिक, सो आपका जो भी कोड है वो कोई भी देख सकता है विदाउट एनी क्रेडेंशियल। यानी कि उसको सिर्फ आपको अपनी रेपोजिटरी का लिंक आपके उसके पास होगा, तो वो आपके पूरे इंटायर कोड को देख सकता है, आपके इंटायर कोड को डाउनलोड भी कर सकता है। तो मोस्टली जब भी कोई डेवलपर्स होते हैं, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, कुछ कोड्स को ओपन कर देते हैं कि वहां से कोई भी उनको ले सकता है। क्लियर? सो कोई प्रोजेक्ट्स हैं या कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है, सो कुछ चीजें हम क्या करते हैं, ओपनली ओपन कर देते हैं, कि लाइक स्टडी करनी है, जिनको टेस्टिंग वगैरह करनी है, तो उन कोड का यूज कर सकते हैं। फिर वो अपने कोड, उन कोड्स के अकॉर्डिंग अपनी चेंजेस करके अपना टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन क्रिएट अ रेपोजिटरी। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ रेपोजिटरी। सो आई एम जस्ट गो टू द डॉकर हब अगेन, आई एम जस्ट गो टू द डॉकर हब। So एक मिनट, आई एम जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो विंडो, वेयर इज
तो आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल। अगर मेरे को अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अपनी कोई भी एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, सो नाउ यू कैन सी देयर इज एन नंबर ऑफ रेपोजिटरीज अवेलेबल। सो मेरे पास इतनी सारी रेपोजिटरीज बनी हुई हैं, आई थिंक सो मोर देन 50 रेपोजिटरीज मेरे पास होंगी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। नाउ गाइस आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी, आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू। सो अगर आपको रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द प्रोफाइल टैब, एंड नाउ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेपोजिटरीज, and when you click the repository, so now new. So this is your when you create a GitHub account, so जब भी आप GitHub पे अकाउंट बनाएंगे, so आपको एक अपनी आईडी डालनी पड़ेगी। so आप वो आईडी अपनी प्रॉपर तरीके से यूनिक आईडी डालें, यही आईडी आपकी बार बार यूज होनी है। और यू कैन जस्ट गिव द repository name, so I'm just give the repository name is like project project 2026। एंड नाउ कि आपके पास आ रहा है कि विजिबिलिटी कि आपको पब्लिक रैपो बनानी है प्राइवेट। सो पब्लिक का मतलब एवरीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रेपोजिटरी, यू कैन चॉइस, यू कैन कमिट, बट यू आर चूज हु कैन सी एंड कमिट टू दिस रेपोजिटरी। सो नाउ गाइस राइट नाउ कि मैं पब्लिक बना रहा हूं कि अगर इसके अंदर मैं कोई भी चीज ऐड करता हूं तो आप लोग भी उसको एक्सेस कर सके। एंड नाउ क्रिएट रेपोजिटरीज, क्या हुआ? तो गाइस क्रिएट रेपोजिटरीज कर दिए। अब इसके बाद दिस इज द एंड पॉइंट, ये आपका रेपोजिटरी का एंड पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि अगर आपको कहीं से भी डेटा को पुश करना हो, सॉरी पुल करना हो या पुश करना हो, तो आपको इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड एंड पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी ही पड़ेगी। सो नाउ कि अब ये आप हमारे पास क्या है कि कुछ डेवलपर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, कंपनीज में। सो लाइक देयर इज टू डेवलपर्स इज अवेलेबल इन टू डिफरेंट प्लेस, like in developer user 1 is available and like in user 2 is available। एंड नाउ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे नाउ कि अब इन डेवलपर्स पीसी पे वी कैन इंस्टॉल द गिट। अब इन सिस्टम्स पे आपका इंस्टॉल होगा गिट। तो नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका इंस्टॉल गिट, इंस्टॉल गिट, एंड नाउ इंस्टॉल गिट। सपोज करिए कि यहाँ पर मैं जो प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ दिस इज अ विंडोज प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ लिनक्स प्लेटफॉर्म। आप दोनों साइड विंडोज भी ले सकते हैं, दोनों साइड लिनक्स भी ले सकते हैं, या विंडोज और लिनक्स। आई एम यूजिंग द डिफरेंट। सो हाउ टू इंस्टॉल गिट, सो सिंपल सा गाइस कि आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड मैं अभी क्लाउड पे नहीं जा रहा, आप लोग क्लाउड से लिनक्स की मशीन ले सकते हैं। आई एम जस्ट पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, मैं अपनी वर्चुअल मशीन पावर ऑन कर रहा हूँ एंड दिस इज माई फिजिकल बेस मशीन विंडोज की। सो अगर आपको विंडोज पे गेट इंस्टॉल करना है तो सिंपली यू कैन जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च डाउनलोड git now install for windows and 64 बिट्स का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नाउ जस्ट क्लिक एंड डबल क्लिक ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ यू कैन सी कि मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यस, तो अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरे पास क्या है गिट इंस्टॉल्ड है। बट आप जब शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो शो नहीं करेगा। सो नाउ कि जब आप इंस्टॉल करेंगे गिट को दोबारा से, सो पहले रिमूव आ रहा है, फिर एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स आ रहा है। सो दिस इज अ प्रोसेस कि अगर आपको विंडोज पे गिट को इंस्टॉल करना है, सो आपके पास ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिस तरीके से आपको यहाँ पर गिट को इंस्टॉल करना है। नाउ कि अगर आपको लिनक्स पे इंस्टॉलेशन करनी है, सो आपको होना चाहिए कि अगर आप उबंटू यूज कर रहे हैं तो apt इंस्टॉल गिट, और अगर आप रेडिट फैमिली का कोई भी लिनक्स यूज करते हैं यम इंस्टॉल गिट, ठीक है। सो या अगर आप कोई अदर कर रहे हैं तो डिफ इंस्टॉल गिट। सो देयर अ डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स, तो डिपेंड्स करता है कि आप लिनक्स का कौन सा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज कर रहे हैं। एरर आ रहा है, सो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो ये रिमूव करने के लिए बोल रहा है गाइस। तो एनीवेज सो फिनिश कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने गेट का इंस्टॉल कर लिया है। सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर जो कि मैंने यहाँ पे गेट इंस्टॉल करा है। सही राइट क्लिक करूंगा एंड नाउ शो मोर एंड देन क्लिक ऑन गेट बैश। मुझे शायद रिमूव करके इंस्टॉल करना चाहिए था, चलिए एनीवेज आई एम जस्ट क्लिक ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ गाइस।
एंड नाउ कि मेरे सिस्टम पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, सो नाउ आई एम जस्ट रिमूव द गिट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइस इसको अनइंस्टॉल ही कर लेता हूँ। सो फ्रेश ही कर लेते हैं सिस्टम्स को। तो आई एम जस्ट रिमूव द गिट। सक्सेसफुली मेरा गिट रिमूव हो चुका है। नाउ राइट क्लिक करके इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन मोर ऑप्शन, तो अब यहाँ पे कोई भी आपको गिट के ऑप्शंस नहीं आ रहे। नाउ आई एम अगेन इंस्टॉल द गिट। So I'm just going download and now double click on this git setup and yes again मैं दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि पहले एरर देता सी ड्राइव्स के अंदर से ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गिट बना देगा। गिट के नाम की एक रेपोजिटरी है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये तो डायरेक्ट सी ड्राइव के अंदर ही बनाए। सो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से भी ले सकता हूँ कि प्रोग्राम नहीं, यानी कि इट्स कम टू द सी ड्राइव। तो अब ये यहाँ पर गिट नाम का देखिए कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। सो जब मेरा गिट इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर ये एक डेडिकेटेड डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस पहले नहीं आए थे क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल था। सो जैसे ही मेरा गिट इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये देखिए गिट नाम की एक इसने रेपोजिटरी बना दी है यहाँ पर। क्लियर द पॉइंट्स, और उसके अंदर उसकी जो भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी उसकी एग्जीक्यूट कर दी है। इज इट क्लियर गाइस हाउ टू इंस्टॉल गिट इन अ विंडोज? एवरीवन इज इट क्लियर? या या हम्म, या द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक अगर मेरे को लिनक्स पे इंस्टॉल करना है, सो सिंपल सा है कि गाइस अगर आपको लिनक्स पे इंस्टॉल करना है, सो यू कैन टाइप लाइक गो टू लॉग इन विद द रूट यूजर एंड यू कैन टाइप द यम instll install git git space -y। और अगर आपके पास लाइक ubuntu है, सो यू कैन टाइप द apt-get instll install git स्पेस -y। सेम कमांड्स आपके कंटेनर पे भी चलेगी अगर आप कंटेनर पे करना चाहते हैं। हम आगे जब कंटेनर पढ़ेंगे तो कंटेनर, और लाइक आपके पास अदर कोई यूजर है तो लाइक dif diff एंड इंस्टॉल गेट -y। सो दीज आर द कमांड्स इज अवेलेबल। सो नाउ कि मेरे पास उबंटू है पे यार, क्या दे रहा है, अनस्टेबल सेटअप सिस्टम कॉन्फ़िग फिल्टर मोस्ट गेट आईएस। ओके मुझे सिस्टम भी रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा। सो 1 मिनट गाइस। अबे भाई, अबे इंस्टॉल हो जा रहा है ये, बट कंसोल नहीं ओपन कर रहा है, इसको बाद में देखते हैं। नाउ क्या मुझे अगर लिनक्स पे करना है, तो मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, इट्स हाइपर वी। नाउ जस्ट राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। It's the Ubuntu machine is in ICCP user is available and RED red HAT hat. So now I'm just login with CLER clear. So I'm just login with the system and now sudo su hyphen I'm just go to the root user पे आ गया। नाउ apt hyphen get instll install git get space -y। तो लिनक्स पे अगर आपको गिट इंस्टॉल करना है तो आप इस तरीके से गिट इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक से इंस्टॉल था एंड नाउ यू कैन सी WHICL विच गिट। तो नाउ कि यहाँ पर आपके पास गिट की ये लोकेशन आ चुकी है। तो गाइस यही कमांड्स हैं अगर आपको क्लाउड पे इंस्टॉल करना है। तो नाउ कि अगर आपके पास लिनक्स की मशीन नहीं है, तो नाउ यू कैन क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन इन क्लाउड। आप अपनी क्लाउड पे एक डेडिकेटेड वीएम क्रिएट कर सकते हैं। सो वीएम्स आपको पता है कि क्लाउड EC2 के अंदर से हमारी जो भी है वर्चुअल मशीन क्रिएट होते हैं, और इसके साथ आपका VPC हेड ऑन होना चाहिए, नेटवर्किंग। तो नाउ कि अगर आपको क्लाउड पे एग्जीक्यूट करना है, तो हम जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस। क्रिएट इज लाइक DEVELOPER developer PC. This is my the developer PC. I'm using like Red Hat Linux लेना है, Windows लेना है, Ubuntu लेना है, Mac लेना है। I'm using the Amazon Linux is the same as the Red Hat family. So I'm just select the Red Hat Linux. सभी लोग क्लाउड पढ़ चुके हैं, उनको पता होगा T3 माइक्रो। आई एम सेलेक्ट द की पेयर। यहाँ पे एक मैंने की 2026 बनाई है एंड सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप इज लाइक सिक्योरिटी ग्रुप 2026 के अंदर ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स अलाउड हैं एंड आई एम जस्ट गिव द 20 GB ऑफ स्पेस एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंस। आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट एक्सेस दिस मशीन। इस मशीन को अगर आपको एक्सेस करना है तो सभी को बताओ। नाउ सेलेक्ट दिस वर्चुअल मशीन देन क्लिक ऑन कनेक्ट। अभी
up to 2 to 3 minutes मेरे मशीन्स को अप आने में टाइम लगता है गाइस. सो जस्ट वेट. सो नाउ काफ़ी जल्दी मशीन बन जाती है, क्लाउड काफ़ी फास्ट है. नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट, देन SSH क्लाइंट एंड देन कॉपी एंड गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट. सो मेरी जो कमांड्स है वो ऑलरेडी डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर मेरी मतलब की पेयर पड़ा हुआ है. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द CD डाउनलोड्स एंड पेस्ट, देन एंटर, देन yes. तो ये क्लाउड की VMs है, लाइक SU dio sudo SU हाइफन. एंड नाउ अगर आपको यहाँ पे गेट इंस्टॉल करना है तो YAMINSTL इंस्टॉल GIT गेट स्पेस -y. तो आप पर्टिकुलर यहाँ पर भी अपना गेट इंस्टॉल कर सकते हैं. सो लाइक मैंने ऑन प्रीमाइस पे मेरी डायरेक्ट विंडोज ऑन प्रीमाइस पर है, एंड जो मेरा ओपन टू लिनक्स है वो मेरे वर्चुअलाइजेशन पर है. एंड नाउ ये वाली जो मेरी मशीन है ये मेरे कहाँ पर है, क्लाउड पर है. सो दे आर द 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैंने लिए हैं यहाँ पर. सो मेरी 3 अलग अलग लोकेशन पे है, और तीनों की तीनों लोकेशंस को नाउ हम कनेक्ट विद द गिट हब. और अब मैं क्या करूंगा कि जब आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा, सो नाउ कि आपको क्या करना है, आपको इन डेडिकेटेड मशीन्स के अंदर एक एक रेपोजिटरीज क्रिएट करनी है, जहां पर वो आपकी लोकल रेपो होगी. लोकल रेपो जहां पर आप अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, जहां पर डेवलपर अपना प्रोजेक्ट बनाना रखेगा. लाइक दिस, लाइक हेयर इज लाइक इन जावा प्रोजेक्ट. तो उन्होंने अपनी एक रेपो बनाई, लोकल इज इन जावा प्रोजेक्ट. नाउ हेयर इज डेवलपर्स, यहाँ पे भी उसने भी एक बनाई कि ये भी डेवलपर सेम ही प्रोजेक्ट में है, तो उसने भी यहाँ पे एक रेपो बना लिया जावा प्रोजेक्ट. सो आप चाहे सेम नाम से बना सकते हैं, किसी भी नाम से. यू कैन चॉइस यूर कि यू कैन क्रिएट रेपो इन एनी नेम. Java project. So both are, I'm just create a project, Java project. So like I'm just come to here and I'm just come to D drives, और D drives के नहीं आके मैं my VMs के अंदर जा रहा हूँ. I'm right click and new and folder, और I'm just give the Java project. एंड नाउ जावा प्रोजेक्ट्स करने के बाद आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट कनेक्ट दिस रेपोजिटरी विद गिट. यानी कि आपको गिट के फंक्शंस आपके जब तक इस पे ऐड ऑन नहीं होंगे, जब तक आप इसको गिट के साथ इनिशियलाइज नहीं करोगे. गॉट इट द पॉइंट. सो गिट के साथ आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है इस डेडिकेटेड रेपोजिटरी को. तो लाइक आई एम जस्ट कम टू विंडोज पे, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ. नाउ कि अगर आपको लिनक्स पे एग्जीक्यूट करनी है, सो नाउ आई एम जस्ट कम टू MKDIR इन जावा PROJECT प्रोजेक्ट. नाउ CD जावा प्रोजेक्ट्स, आई एम जस्ट गो टू इनसाइड द दिस जावा प्रोजेक्ट एंड यू कैन टैप द GIT git init in it. तो गिट इनिट्स कमांड से क्या होगा कि आपके गिट के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस आपके इस रेपोजिटरी पर एग्जीक्यूट होंगे. यानी कि सिर्फ डेटा आपका गिट हब में तभी पुश होगा जो डेटा इस रेपोजिटरी के अंदर होगा. उसके बाद मुझे क्या करना होगा, लाइक सेम एज आई एम जस्ट कम टू कि मैं विंडोज वाली भी रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करा लेता हूँ. सो दिस इज माय जावा प्रोजेक्ट. आई एम जस्ट डबल क्लिक, राइट क्लिक, शो मोर एंड क्लिक ऑन गेट बैश. सो इसका बैश ओपन होने में टाइम क्यों ले रहा है. मुझे मशीन रिस्टार्ट ही नहीं करे. चलिएगा, इस मैं आपको यहाँ पे लिनक्स पे बता रहा हूँ, और दूसरी मशीन भी मेरे पास लिनक्स है यहाँ पर. सो आई एम जस्ट क्लिक कि मैंने वर्चुअलाइजेशन पे भी एक मशीन बनाई हुई है. तो नाउ MKDIR जावा प्रोजेक्ट एंड CD जावा प्रोजेक्ट एंड GIT गिट INIT init. तो यहाँ पे देखिए मैंने इनिशियलाइज कर दिया. अब इनिशियलाइज करने के बाद गाइस यहाँ पे 2 लिनक्स की मशीन ले लिया मैंने. गॉट इट. अब दोनों को, एक मेरे क्लाउड पर है और एक मेरे कहाँ पर है, ऑन प्रेमाइज पर है. नाउ सो वर्चुअलाइजेशन पर है. अब मुझे क्या करना है नाउ कि मुझे अपनी, अब जो हमने डेडिकेटेड रेपोजिटरीज वहां पे क्रिएट करी थी, इन विच लोकेशन, गिट हब. नाउ कनेक्ट दिस रेपोजिटरी विद दिस. तो मुझे इस रेपोजिटरी को इनके साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा. गॉट इट द पॉइंट. तो अगर मुझे इनको कनेक्ट करना है तो इसके लिए सिंपल सा कमा नीड है कि सबसे पहले वी नीड कि मुझे इस रेपोजिटरी का एंड पॉइंट रिक्वायर्ड होगा. आई एम जस्ट कॉपी दिस एंड पॉइंट एंड कम टू cloud VMs and git remote add origin. एंड origin के बाद नाउ द पेज द एंड पॉइंट, देन इंटर. नाउ गाइस यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गए. नाउ अगेन
अगर मुझे वर्चुअलाइजेशन पे करना है तो गेट रिमोट एड ओरिजिन एंड देन पेस्ट द एंड पॉइंट। ओहो, यहाँ पे तो पेस्ट होगा नहीं, एक्सटर्नल है। 1 मिनट, मुझे दोबारा से एक बार कॉपी करना पड़ेगा वरना टाइप ही करना पड़ जाएगा। नाउ 1 मिनट का इस जस्ट अगेन कॉपी। पूरी रेपोजिटरी का नाम ही टाइप करना पड़ेगा मुझे। सो लाइक https:// एंड github.com/iccp info tech stack iccp info iccp north india, sorry, iccp north india india/project project 2026.git। गॉट इट गाइस। तो पूरी रेपोजिटरी का नेम दिया, सो यहाँ पे ये भी रेपोजिटरी क्या हो गई मेरी, कनेक्ट हो गई। देन उसके बाद वी कैन सेट द यूजर नेम कि कौन सा यूजर यहाँ पर काम कर रहा है। सो लाइक यहाँ पे एक यूजर है लाइक अ गेट हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम इज लाइक, यहाँ पे जो यूजर कर रहा है रितिका, हमारे रितिका यूजर है यहाँ पे। सॉरी, गिट हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम एंड बिटवीन इन्वर्टेड कोमा आएगा, या एक मिनट, क्या कमांड था कोई बताएगा गाइस? गेट कॉन्फ़िग आएगा, सॉरी, CONFIG कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल। कॉन्फ़िग का सी स्मॉल ही होगा गाइस, लाइनेक्स पे हम काम कर रहे हैं। तो गेट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम रितिका, सो यहाँ पे कर दिया लाइक का यूजर ईमेल आईडी। सो व्हेन यू कनेक्ट कि आप कोई भी अगर डेटा पुश करते हो तो इस पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उस कोड के साथ अटैच होके जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कोड हमारा, कौन से यूजर क्या लाइंस क्या एडिटिंग क्या चेंजेस कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। gmail.com। सेम एज आई जस्ट कप टू कि यहाँ पर भी हमारे पास कोई यूजर है, तो लाइक अ गेट CONFIG कॉन्फिग हाइफन हाइफन GLOBAL ग्लोबल इज लाइक यूजर डॉट नेम एंड बिटवीन इन्वर्टेड कोमा इज लाइक कि यहाँ पे हमारे पास अंजलि एक और यूजर है, ANJ अंजलि। सो अंजलि नाम की यूजर है लाइक ईमेल, सो ईमेल, सो नाम मेंशन द, ये गाइस अभी हम नॉर्मल कनेक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पर gmail.com। सो गाइज ये यहाँ पर हमने अभी इस वाले प्रोजेक्ट्स को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, हमने रेपोजिटरीज बनाई, रेपोजिटरीज को कनेक्टिविटी कर दी है यूजर्स के उससे। अब डेवलपर अगर कोई भी कोड पुश करता है यहाँ पर, तो कोड जब पुश करेगा तो ऑटोमेटिकली यूजर की डिटेल उस कोड के साथ अटैच होगी जाएगी, क्योंकि जब बिल्ड टाइम बिल्ड करेगी और वहां पे अगर किसी के कोड में एरर होगा तो वहां से एक टिकट जनरेट होगा जो कि उस यूजर को ट्रिगर करेगा और एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कि इस टाइम पीरियड में डेवलपर्स को अपना वो एरर सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो इंट्रोडक्शंस मैंने आपको बताया, देन हाउ टू कनेक्ट गिट रेपोजिटरी विद द डेवलपर सिस्टम्स। तो ये एक छोटा सा टास्क है, इससे आगे अभी गिट के अंदर काफी सारी चीजें हमारी आएंगी, बट इतना सेटअप आपका बना होगा तभी आप आगे वाली लैब कर पाएंगे, अदरवाइज आगे वाली लैब आप नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट वेट, थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड 1 मिनट।